नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरा सौभाग्य है कि इंडियन कॉन्सुलेट में आज मैं बैठा हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ जो सिक्किम की सुगंध लेकर जब न्यूयॉर्क आए हैं तो लोकनाथ शर्मा जी के साथ में कई मंत्रालयों का उत्तरदायित्व भी है, पर क्या पृष्ठभूमि से एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, वेटरनरी मिनिस्ट्री और भी कई हैं, पीआर, प्रिंटिंग, उन सब का उत्तरदायित्व निभाने वाले जो लोकनाथ शर्मा जी हैं, वो एक ऐसी पार्टी से संबंधित हैं जिसने पिछले 25 वर्षों से चली आ रही सिक्किम की राजनीति को एक नए रंग के साथ में सिक्किम के विकास की ओर मोड़ दिया है। तो उनसे और बहुत जानेंगे, उनके व्यक्तित्व के बारे में, सिक्किम के बारे में, और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो वो बताने वाले हैं हमें, और खास करके न्यूयॉर्क में किस उद्देश्य से वो आए उसके बारे में भी। तो लोकनाथ जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि मैं सिक्किम से आए हुए कम लोगों से मिला हूँ, एक तो ये भी बात है। दूसरा, आपके बारे में जो कुछ मैंने सुना है आपकी यात्रा में, जो भारत भूमि में विकास की प्रचुर संभावना है वो आपके जीवन में भी घटित हुई हैं। तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं, राजनीति में आप कैसे आए? ये तो एक मैं तो एक बहुत छोटा सा गांव पश्चिम सिक्किम के बर्मी गेजिंग कंस्टिट्यूंसी से एक बर्थांग नामक गांव में एक किसान परिवार के कोख में मेरा जन्म हुआ। और उसी के पढ़ते बढ़ते हुए मेरे स्टूडेंट्स, जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था तो भी मैं स्कूल के सिवाय एक डायरी चलाता था, दूध डायरी। उससे होकर मैं स्नातक तक किया। तो उसके बाद मैं सिक्किम आर्म पुलिस में नौकरी किया 21 साल 6 महीने। तो 21 साल 6 महीने मैंने सिक्किम आर्म पुलिस में काम किया। मैंने बहुत सारे वहाँ के विभाग में काम किया, साइफर ऑपरेटर हूँ मैं, और उसके साथ मैं बहुत सारे ऑफिस में और फील्ड में मैं एक मंत्री का पीएसओ भी किया हूँ, और मुख्यमंत्री के घर में मैंने ड्यूटी भी किया हूँ। ये सारे चीज़ होते हुए मैं नवंबर 2013 में मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर हमारी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान पीएस तामाङ जी से मेरा बहुत पहले से एक रिश्ता था, उनसे मैंने बहुत इंस्पायरेशन हुआ था। तो आफ्टर रिटायरमेंट, मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट बैठने के बाद मैंने सीधा जाकर उनके पार्टी में मैंने ज्वाइन किया, और वो पार्टी का नाम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी है। मैं आपको इंटरप्ट करके थोड़ा सा फिर आपके साथ जाऊंगा। जब आप 21 बरस तक एक पुलिस महकमे में कार्य करते हैं, वहाँ पे भी बहुत कुछ देखने को मिलता है समाज के बारे में, क्या समस्याएं हैं, विशेष करके सिक्किम में किन बातों को लेकर लोग अधिक चिंतित हैं, वो सारी बातें आपने जैसी समझी, और आपके व्यक्तित्व में भी कुछ बातें आती हैं, कुछ सीनियर से सीखा होता है, कुछ उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, मैंने बहुत फोर्स में होते हुए मैंने बहुत सारे चीज़ सीखा है। नहीं, फोर्स तो ऐसा चीज़ है जहाँ पर बहुत सारे सीखने को मिलता है, डिसिप्लिन वहाँ पर सीखते हैं। तो हमने देखा है सिक्किम में, जब मैं फौजी था, आर्म पुलिस में मैं काम कर रहा था, और मेरे गांव का जो स्थिति था वो देखते हुए भी कुछ चेंज होना है, और गांव वालों के साथ वहाँ पर विकास होना है। गांव फार्मर्स को, गांव किसान लोग के पास जब पैसा नहीं है तो शहर बाज़ार आगे जाकर नहीं होगा। ये सारा चीज़ कमियां मैं दिखता था, और मन में लगता था ये नहीं हुआ, ये करना है, वो करना है। तो इसी के साथ मैं लास्ट में जाकर अभी राजनीति में आए। तो आने के बाद जब मैंने 2014 में फर्स्ट इलेक्शन लड़ा, उस बाद हमारी सरकार नहीं बनी, मैं भी 320 वोट से मैं परास्त हो गया फर्स्ट। सेकंड, फिर मैं आपको यहाँ से मैं ये बताता हूँ कि जब इलेक्शन हारने के तुरंत नेक्स्ट डे से मैंने फिर कोशिश शुरू किया, नहीं तो फिर निराश होकर बैठते थे हम। ऐसे नहीं हुआ हमारी पार्टी में, हम आगे चल के किया, और 2019 में हमारी सरकार बनी। मेरी कंस्टिट्यूंसी से मैं सेकंड हाईएस्ट मार्जिन से मैं जीत कर आया। हमारी मुख्यमंत्री और मेरी पार्टी प्रेसिडेंट ने हमको टिकट दिया। तो उसके बाद फिर अभी आकर हमको मंत्रालय भी जो हमारे इंटरेस्ट से, फिर से एक बार आपको इंटरप्ट करने की क्षमा चाहते हुए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, जो
कोई भी इंस्पायर हो उसको ये वाले हिस्से के बारे में थोड़ा और जानने से कुछ मदद मिलेगी। हताश नहीं हुए आप, बहुत कम वोट से हारे, और कोई भी हार होती है उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। और दूसरा, ये जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है वो कोई पहले से स्थापित पार्टी नहीं थी, नहीं तो कैसे आपको कॉन्फिडेंस आया कि ये पार्टी कुछ कमाल कर देगी? और दूसरा, किसको आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं जिसके कारण आपके अंदर लगातार संघर्ष करने की ये भावना बनी रही? सबसे पहले तो मेरा प्रेरणा का स्रोत जो राजनीति में आना है तो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट श्रीमान PS तामांग जी है, जिसका एक लक्ष्य था वो मैंने देखा। और दूसरा है मेरी गांव, जो वहाँ गांव में रहने वाले हमारी माता पिता, मेरा परिवार, गांव का लोग। क्योंकि मैं NGO में नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक मैं NGO में काम किया, मैंने गैर सरकारी संस्था में काम किया, गांव लोकल लोगों को सपोर्ट किया, हेल्थ सेक्टर में हो, सोशल सेक्टर में हो, और विभिन्न योजना के तहत मैं बाहर अंदर जाकर बहुत काम किया था मैंने, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो मेरा सबसे बड़ा प्रेरणा हमारी पार्टी अध्यक्ष है और हमारी जनता जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनका दुख का घड़ी जो समस्या होती है, रोड नहीं है, उनका जो प्रोडक्शन होता है उनका वैल्यू नहीं मिलता है, फार्मर्स को नुकसान होता है, ये सारा चीज़ वहाँ से हमको देखने को मिला। लोकनाथ जी, एक छोटा सा सवाल, और फिर अभी जो आपका फोकस है उस पर आ जाते हैं। वो सवाल ये है कि जब आप मतदाताओं के पास गए तो क्या आपको लगता है उनकी अपेक्षाएं आपसे रही, उन्होंने आपको वोट क्यों दिया? नहीं, बहुत सारे अपेक्षा रहा और चेंजेस, क्योंकि 25 इयर्स का सरकार था, 25 साल तक लगातार एक ही सरकार चल रही थी, तो उसको परास्त करके हमारी सरकार, हमारी पार्टी सत्ता में ये 19 में आया। तो बहुत सारे अपेक्षा है हमारी जनता के पास जो हम लोग ने देखा है, फेस किया है, और अभी हम लोग कर रहे हैं। हमारी सरकार हमारी क्या है? हाँ, एक कृषि में चेंजेस लाना है, और हेल्थ सेक्टर में चेंजेस लाना था, और टूरिज्म में चेंजेस लानी थी, और आपको एजुकेशन में चेंजेस लानी थी। ये सारी चीज़ अभी 2-3 साल हुआ हमारी सरकार। तो लोकनाथ जी, मैं आपकी उपस्थिति में हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाऊं कि विश्व में एकमात्र ऐसा राज्य जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हो वो है सिक्किम, और वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब हमारे साथ हैं। तो ये जो फोकस आपने फार्मर्स का ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लाने में, वो भी इनिशियली उनको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल रही होगी? नहीं, ये इनिशियली ये फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना सब शुरू में थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब 1-2 साल के बाद रेडी मट्टी तैयार होगी तो वो निरंतर सरकार के दिए हुए मापदंड के अनुसार जब फार्मिंग करती है तो उसमें नुकसान नहीं होती है। तो हमारी सरकार, जो पहले की सरकार ने ऑर्गेनिक मिशन का स्टार्ट किया था, तो उसके बाद फार्मर्स को कोई फ़ायदा नहीं थे, डायरेक्ट फार्मर्स को वो वैल्यू ऐड करके पैसा नहीं मिलता था, ऑर्गेनिक के कारण वो फसल कम हुआ, उसका नुकसान, ये सारा चीज़ हम सुन रहे थे। तो अभी अगर हमारी सरकार बनी और हमको वही मंत्रालय भी मिला, तो हमारी सरकार के मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है कि पैसा डायरेक्ट गांव में जाना है, तो कृषि ही एक माध्यम है, पशुपालन ही एक माध्यम है, ताकि हम डायरेक्ट फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। किसी को एक काम देना है, कॉन्ट्रैक्ट काम है, तो उसका बहुत सारा चीज़ होता है, तो इनडायरेक्ट पैसा मिलता है, वो एक आदमी को फ़ायदा होगा। लेकिन हमारी सरकार, मुख्यमंत्री महोदय ने एक स्टार्ट किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्मर्स को फ़ायदा होना है करके मुख्यमंत्री कृषि आत्मनिर्भर योजना। मुख्यमंत्री कृषि आत्मनिर्भर योजना में हमारी सरकार 13 हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में इंसेंटिव देता है। जैसे कोई भी ऐसा हमने तो नहीं देखा है, 1 केजी आप दाल सेल करोगे तो आपको 25 रुपये हमारी सरकार डायरेक्ट फार्मर्स के बैंक अकाउंट में पैसा देती है। 1 केजी आप मूली बेचते हो तो 7 रुपये मिलेगा, 1 केजी बंद गोभी सेल करने है तो 5 रुपीज़ मिलेगा, कीवी फल 25 रुपया, दाल में 25 रुपया, अदरक 20 रुपया, हल्दी का पैसा मिलेगा। मैं ऐसे अपनी समझ के लिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो बात आप बता रहे हैं, तो ये उनके जो आत्मनिर्भर होने की दिशा में और स्वाभिमान के साथ कार्य करने की दिशा में कहीं रुकावट भी डाल सकती है, क्योंकि
देखिए, मैं सामान्य जो देखता हूँ उस हिसाब से कह रहा हूँ, वो दिखा देंगे कि हमने इतना बेच दिया ताकि सरकार हमको इतना पैसे। मैं सबकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊं, लेकिन ऐसे लोग होते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए भी नहीं, आप हमारी हमारी गाइडलाइन है। देखिए, आप एक कृषक हो तो आपका ज़मीन कितना है, वो ज़मीन का कागज़ चाहिए। हम जो इंसेंटिव दे रखा है, क्यों? ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए। कृषि आत्मनिर्भर योजना, मुख्यमंत्री कृषि आत्मनिर्भर योजना में वो एक फार्मर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार एक गाइडलाइन बनाई है। उसका एक मापदंड होता है, या कहाँ कहाँ सेल करना है, वो सेल करने के लिए उनका आइडेंटिफाइड संस्था है, वहीं पर सेल करना पड़ेगा। उनका कागज़ पत्र सारे चीज़ देखेंगे, तो कोई वहाँ पर फ्रॉड ना करे जो काम। क्योंकि देखिए, आप कोई बिजनेस करते हैं तो इनडायरेक्टली डायरेक्ट हमको पैसा नहीं मिलता है, आपको मिलता है, क्योंकि मिडल मैन होते हुए पैसा मिलेगा। लेकिन हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय ने डायरेक्ट यहाँ फैसिलिटी दिया फार्मर्स को। आप 1 लीटर दूध तैयार करके कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल्क डेयरी में पहुँचाएंगे तो 1 लीटर दूध में 8 रुपया पर लीटर इंसेंटिव के रूप में हमारी सरकार देती है। मुख्यमंत्री पशुधन समृद्धि योजना, उसमें दूध है और सूअर, पिगलेट का एक पिग आप 50 केजी का बनाओगे, 50 केजी 3 का मिलेगा, तो तीन ठो सूअर 50 केजी का वेट में आ जाएगा, तो आपको 15,000 रुपीज़ पैसा हमारी सरकार देगी इंसेंटिव। जी, मैं अब विषय को इधर की तरफ ले आता हूँ, जहाँ हमारे दर्शक सीधे आपकी यहाँ उपस्थिति का लाभ क्या हो सकता है उनके लिए। तो उस दृष्टि से आप भी सिक्किम के विकास यात्रा में भागीदारी कर सकते हैं, और कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो फार्मिंग से रिलेटेड हैं, जो कि पूरे विश्व में जाते होंगे, इलायची हुआ। तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स आपको लगता है जो सिक्किम के हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी या तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर जिसकी संभावना है? हमारी सिक्किम के सबसे बड़ा है बड़ा इलायची। बड़ा इलायची है, जिंजर है, हल्दी है और ऑरेंज है, और सारे प्रोडक्ट है हमारे पास। बकवेट है और हॉर्टिकल्चर क्रॉप से कीवी है, एवोकेडो है, ये सारा चीज़ है वहाँ पर होती है। लेकिन हमारा फोकस होगा जो ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जैसे लार्ज कार्डमम हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सेल कर सकते हैं। और सिक्किम ही एक वर्ल्ड में और हमारी नेशनल इंडिया में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन देने वाला एरिया हमारे ही कंस्टिट्यूंसी है। क्या बात है? वो वहाँ से प्रोडक्शन होती है। और लार्ज कार्डमम हो गया, जिंजर और टर्मरिक, ये सारा चीज़ बकवेट हम लोग वहाँ का फसल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में लेकर आ सकते हैं। और फिर ऑर्गेनिक सर्टिफाई हुआ है वहाँ पर, फुल्ली ऑर्गेनिक होने के कारण हम विश्व के बाज़ार में अगर ये सारे चीज़ हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, हम लोग जितना हो वैल्यू ऐड करके फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचाकर विश्व के बाज़ार में उतारने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं दो बातें आपसे थोड़ी सी जुड़ी हुई हैं लेकिन अलग अलग हैं। एक तो ये बात हुई कि जैसे हम इतने सारे इंसेंटिव्स देते हैं, तो वो जो सिक्किम की आर्थिक स्थिति है उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? वो इंसेंटिव देने के बावजूद ओवरऑल जो बजट की दृष्टि से आप अगर सिक्किम राज्य को देखें तो ठीक रहता है कि ये मैं इसलिए जो बात का उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं वो ये भी देख रहे होते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमिक जो अप्रोच है स्टेट की वो कैसी है। तो इसके बारे में नहीं, ओवरऑल में हमारे इंसेंटिव देने के से फार्मर्स को हम लोग डायरेक्ट दे रहे हैं, उनका फ़ायदा है। तो अगर कोई इंसेंटिव मिलेगा, फार्मर्स और कोशिश करेगा कि हम आप 10 केजी रेडी करें, मैं 20 केजी सेल करूंगा, तो इससे क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने के बाद हम मार्केट में लेकर आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर जगह मैंने देखा कि जो फार्मर्स को डायरेक्ट फ़ायदा मिलना है, क्योंकि कृषक ही काम करने वाला आदमी है जो पैदा करके फसल तैयार करके मार्केट में लेकर आने के लिए उनका बड़ा देन होता है, लेकिन फ़ायदा दूसरा आदमी ले रहा है। ये भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग डायरेक्ट उनको सपोर्ट करेंगे और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, वो प्रोडक्शन हम मार्केट तक ले सकते हैं।
बहुत ही सुंदर बात है। और मैं अपने दर्शकों के साथ ये बात करूं कि जब मंत्रालय इतने सारे लोकनाथ जी संभाल रहे हैं, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो एग्रीकल्चर के अलावा जैसे हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, वेटरनरी सर्विसेज है, पीआर प्रिंटिंग स्टेशनरी डिपार्टमेंट भी आप संभाल रहे हैं, और पीआर से रिलेटेड अपने मीडिया भी आ जाता है, फिल्में भी आ जाती हैं। उस तरफ जाने से पहले आप ये बताइए कि जो सिक्किम में लोकल मीडिया है और जिस तरह से सिक्किम की कवरेज नेशनल मीडिया में होती है, उसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, अभी सिक्किम तो अभी अभी हम लोग एक्सपोज हो रहा है सिक्किम में। पहले ऐसा मौका पहले की सरकार ने दिया नहीं दिया वो मेरे को मैं नहीं बोलूँगा, बिल्कुल। लेकिन हमारी सरकार जब आई, हमारी मुख्यमंत्री श्रीमान PS तामांग जी के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का सरकार स्टार्ट हुआ, तो हर एक क्षेत्र में जनता को फ़ायदा मिला है। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, सिक्किम एक भारत के 22 राज्य है, वो राज्य से हम एक नमूना का काम करके सारा विश्व में हमारा स्टेट का एक नाम हो। जैसे हम लोग अभी सिक्किम में हमारी भारत सरकार ने हमको एक अवार्ड दिया, मस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड। क्या बात है! कि वो अवार्ड कि आप सिक्किम में जाकर शूटिंग करना है, शूटिंग करके कि ये फिल्म बनाने का एक डेस्टिनेशन का डिक्लेरेशन, हमको एक नेशनल अवार्ड भी मिला। और हमारी सरकार मुख्यमंत्री महोदय ने फिल्म पॉलिसी बनाई और एक फिल्म बोर्ड का गठन किया। तो अब जो भी कोई भी हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, जहाँ से भी हो, जो फिल्म बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो आप, ताकि 75% शूटिंग सिक्किम में हो, 75% कैरेक्टर भी सिक्किम के लोगों को मौका दे। तो हमारी सरकार अप टू 1 करोड़ रुपीस उनको सब्सिडी देंगे, उनको इंसेंटिव या बोलूँ या सब्सिडी के रूप में उनको देंगे जो फिल्म बनाने वालों। और हमारे सिक्किम में हम लोग फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से कोई भी आप इन्वेस्टर्स हो कि सिक्किम में आप फिल्म सिटी बनाना चाहते हो, सिक्किम में फिल्म बनाना चाहते हो, सिक्किम को प्रमोट करना चाहते हो वहाँ आकर, तो सरकार भी आपको सिंगल विंडो में आपको सपोर्ट करेगा। दूसरा चीज़ है, आपको हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रखा है कि आप आकर वहाँ पर इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करने के बाद जो सिक्किम है, सिक्किम का नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, कंचनजंगा नज़दीक है, आप ग्रीन, आप जहाँ भी हो, खोला नाला इतना बढ़िया से अच्छा मिलेगा। स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है सिक्किम, उससे भी बढ़िया स्विट्ज़रलैंड बन सकता है सिक्किम। तो उनको प्रमोट करने के लिए हम फिल्म सिटी बनाकर, फिल्म को वहाँ दिखाकर सारे विश्व में हमारी सिक्किम को, एक भारत के 22 राज्य सिक्किम को आगे लाने के लिए एक पॉलिसी बनाई हम। लोकनाथ जी, एक तो मुझे याद आता है देवानंद की फिल्म में एक थी जिसकी शूटिंग अधिकतर सिक्किम में हुई थी। इसके अलावा कोई ऐसी उल्लेखनीय फिल्म है जो आपको लगता है कि सिक्किम में फिल्माई गई? दूसरा सवाल, चूंकि आपने कहा कि सिक्किम के 75% कलाकारों को लें, सिक्किम में जो कलाकार आप देखते आए हैं, तो भाषा की दृष्टि से हिंदी भाषी आपकी तरह बहुत सारे हैं क्या? मुझे पता नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, हिंदी भाषी है, हिंदी भाषी नहीं है, लेकिन हिंदी बोल सकता है जी। वहाँ का एजुकेटेड लोग सारे हिंदी बोल सकते हैं। गांव में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हिंदी भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है सिक्किम में। वहाँ इंग्लिश भी बोलेगा, हिंदी भी बोल सकता है, नेपाली भी, अपना ट्राइबल जो लैंग्वेज है अपना अपना वो भी सब बोल सकते हैं। कोई लोकगीत होते होंगे सिक्किम हाँ, में? लोकगीत है, आपको कोई याद है क्या? वो तो मैं गीत में ऐसा नहीं आता नहीं हमको। अच्छा, आप ये बताएं कि जो आपकी सरकार आई वो भी एक विशेष परिवर्तन हो गया ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के आने के साथ, और इधर केंद्र सरकार की जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में अप्रोच है वो भी पहले के मुकाबले में थोड़ी अंतर है, अधिक ध्यान वो दे रहे हैं। क्या तालमेल के हिसाब से? नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी है, नरेंद्र दामोदर मोदी जी है, वहाँ उनके बहुत फोकस सिक्किम में है अभी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए। हमारी सिक्किम और हमारे मुख्यमंत्री महोदय से बहुत एक रिलेशन भी है और बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। हम लोग मिल कर काम कर रहे हैं, हमारी सरकार और अभी भारत की सरकार के साथ बहुत मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी जब आप पधारे हैं यहाँ पे अमेरिका में, तो क्या और ऐसी बातें हैं जो कि आप यहाँ हमारे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको सिक्किम के बारे में टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहेंगे? जैसे कि अभी आपने कंचनजंगा बताया, और
कई बार जब लोग कहीं जाने की बात सोचते हैं तो वहाँ पे कैसा वातावरण है प्राकृतिक दृष्टि से, उसके अलावा सुरक्षित कितना है, और रहने इत्यादि की व्यवस्थाएं जो हैं, या उस दृष्टि से आप कुछ आश्वस्त करें दर्शकों को जो कि सिक्किम यात्रा के बारे में सोच रहे हो। नहीं, मैं अभी दिसे ये तो मैं पहली बार न्यूयॉर्क, जो अमेरिका बहुत एक डेवलप कंट्री में हूँ, और यहाँ पर आकर मैं आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सिक्किम एक ऐसा जगह है जहाँ पर किसी को कुछ डर मानना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत दुरुस्त है, और वहाँ पर हॉस्पिटलिटी हमारी सरकार, हमारे वहाँ का नागरिक लोग बाहर से जो आते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से उनका सम्मान करते हैं। और दूसरा चीज़, सिक्किम में जो भी हो, फिल्म इंडस्ट्री में चाहे बॉलीवुड बॉलीवुड जो भी हो, वहाँ से कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारी सरकार पूरा मदद करेगी। और होटल टूरिज़्म और ये होम स्टे टूरिज़्म, एग्रो बेस्ड होम स्टे टूरिज़्म में हमारी सरकार अभी घोषणा कर रही है कि 1000 होम स्टे बनाएंगे गांव-गांव में। तो शहर से गांव तक पहुंचाने के लिए ये टूरिज़्म बहुत अच्छा है। हमारे सारे एरिया इतना अच्छा सुंदर है। मैं अपने वहाँ स्टेट के होते हुए नहीं बोल रहा हूँ, ताकि आप भी एक बार जाएं तो देख सकते हैं सिक्किम कैसा है। तो वहाँ पर बहुत बड़ा माउंटेन्स भी है, फॉल्स भी है, सीनरी भी है, सारा चीज़ है, शूटिंग करने का जगह है, अच्छी अच्छी जगह वहाँ पर आपको मिल सकता है। खाने के लिए आप फुल्ली ऑर्गेनिक चीज़ वहाँ पर मिल सकता है। गांव में जाकर भी आप टूरिज़्म में होम स्टे में आपने बैठ जिस सकते तरह हैं। सिक्किम के बारे में बताया, समय कम है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो आजकल वेलनेस की तरफ ध्यान रहता है, तो जैसे योगा सेंटर्स कहिएगा हो, तो संभव है सिक्किम उसकी नहीं, दृष्टि से वो भी तो उपयुक्त होगा। वो योगा सेंटर भी है, और नेचुरल थेरेपी वहाँ पर होती है। नेचर को आनंद करने की जगह है वहाँ पर, ये वो देखने को मिलते हैं वहाँ पर। तो लोकनाथ जी के साथ बैठे हुए मैं जब बातचीत के समापन की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है जो स्थान ऐसा है जो आपको स्वस्थ कर दे जाने मात्र से, तो वहाँ भी हॉस्पिटल इत्यादि पर भी जी। विशेष ध्यान है। हाँ। और एक और बात मैं मेंशन कर दूं जिसके बारे में आप बताएं, कि जो भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारंभ की है, और जिस तरह एजुकेशन पर आपका जोर है, और मैं आपके ट्वीट देख रहा था तो आप कहीं फार्मिंग की तरफ भी आप जाते हैं, तो आप बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप वाले स्थान पर भी जाते हैं, तो विविध रूप से आप समाज के साथ जुड़े हुए हैं। पर ये जो विशेष रूप से एजुकेशन और हॉस्पिटल इत्यादि के बारे में भी थोड़ा बताएं, अगर यहाँ से निवेश करने वाले उस दिशा में भी कुछ करने के बारे में सोचें। आपने सही बात कहा। हमारी सरकार आते हुए हम लोग हेल्थ सेक्टर में बहुत आगे काम कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा हॉस्पिटल वहाँ खोले ताकि सब चीज़ यहाँ से जाकर वहाँ खोलने से, और उसके सिवाय अच्छी से स्कूल कॉलेज जो भी यहाँ से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारी मुख्यमंत्री महोदय और जो सरकार की नियम कानून है उसी के आधार पर वहाँ पर इन्वेस्टर को हम लोग वेलकम कर सकते हैं। क्योंकि हमारी सरकार और मुख्यमंत्री महोदय की सबसे फोकस है गुड एजुकेशन सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, हेल्थ सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, और वेल्थ भी होना चाहिए। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर जो भी हो वो उसके पीछे है, और हेल्थ के पीछे और एजुकेशन के पीछे। तो अभी हम इस सिक्किम को एक एजुकेशनल हब बनाने के लिए हमारा मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उसके पीछे काम कर रहे हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, कॉलेज और स्कूल। और मैं यहाँ अमेरिका में हूँ तो यहाँ से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और ये अपॉर्चुनिटी आप लोग के साथ है। आप टूरिज़्म में, एजुकेशन में, हेल्थ में कोई भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आकर वो एरिया में काम कर सकते हैं। तो लोकनाथ शर्मा जी हमारे साथ मंत्री महोदय सिक्किम से पधारे, विशेष रूप से कृषि पर आपका ध्यान, लेकिन मीडिया के साथ भी संबंधित। और मेरा विशेष रूप से सौभाग्य मानता हूं मैं, और मुझे इस बात को लेकर बड़ा उत्साह है कि सिक्किम राज्य से न्यूयॉर्क आकर आपने जो ये सबको सिक्किम की विकास यात्रा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है, उसके लिए मैं आपको, आपके मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देना चाहूँगा। और ये सचमुच जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है, तो क्रांति जो सकारात्मक होती है उसको लेकर सब व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी विकास की तरफ बढ़ते हैं। उसकी जो संभावना है वो खुल रही है। और चलते चलते आप यदि हमारे साथ ये बताना चाहें
कि आपके मुख्य प्रेरणा स्रोत कोई पुस्तक आपको जो बहुत प्रिय हो, या कोई ऐसी बात जो आप रोज याद करते हो, जिससे लेके आपका दिन बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहे। तो आध्यात्मिक पुस्तक तो हमारी बाइबल है, गीता है, सारा चीज़ है। तो और मेरा एजुकेशन में जो हमने मेरी माता पिता ने जो सिखाई उससे हम प्रेरणा लेते हैं। और जो परवरिश से मैं आया हूँ और अभी मैं जो हमारी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं वो हमारे पेरेंट्स है, मेरा फैमिली है और हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र में जब मैं हम लोग जो भी मानते हैं उनको मैं प्रेरणा बहुत का ही स्रोत बढ़िया है। देता हूँ। तो लोकनाथ शर्मा जी का मैं फिर एक बार आभार व्यक्त करने के साथ साथ उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य से वो अमेरिका पधारे हैं उसमें वो सफल हों। और सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो, जब हम कहते हैं अनेकता में एकता है, हिंद की विशेषता, तो उसकी एक विविधता और उसका जो एक सौंदर्य है प्राकृतिक उल्लास से भरा हुआ, उसका प्रतिनिधित्व आप सांस्कृतिक दूत के रूप में कर रहे हैं। पुनः पुनः ये भी मैं एक बार अंडरलाइन करते हुए कि एक सैनिक जब मंत्री बनता है तो उसके अंदर का जो अनुशासन आत्मीयता के साथ मिल जाता है, तो वो लोकनाथ शर्मा जी के सेवा भाव के रूप में प्रकट होता है। तो बहुत सारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।